गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल केमनो। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी वो जेईई मेंस 2020 के क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व किया था, जिसके मैंने 4 पार्ट्स अपलोड किए हैं। उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मेंस 2020 के, जो केमिस्ट्री पोर्शन में आए हैं। फाइन, आज की जो वीडियो है ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे बेस्ड है। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है लास्ट 10 ईयर्स में वो मैं सॉल्व करूंगी इस वीडियो में, एंड उस वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब इसमें क्या है। The correct order of spin only magnetic movement of metal ions in the following low spin complexes। आपको गिवन है ये सारे लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं। इन लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में आपको बताना है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। ये ऑर्डर गिवन है आपको। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट हम इन चारों कंपाउंड्स में देखेंगे, किसमें सबसे ज्यादा है, किसमें सबसे कम है, उसके अकॉर्डिंगली हम अरेंज करेंगे। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट बेसिकली आपको स्पिन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताना है कि जिस मेटल आयन के पास सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना उसके पास स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, जितने कम होंगे उतना कम होगा। तो हम इन चारों में से देख लेते हैं किसके पास ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है और किसके पास कम। तो अगर हम वेनेडियम की बात करें इस कॉम्प्लेक्स में, यहाँ वेनेडियम का जो कॉम्प्लेक्स है साइनाइड के साथ है, 6 साइनाइड है, यहाँ पे 4 नेगेटिव चार्ज है। तो बेसिकली साइनाइड अगर 6 है तो टोटल चार्ज यहाँ लिगेंड्स का -6 हो गया। फाइन, और वेनेडियम पे हम देखें, सपोज अगर यहाँ पे x है तो x -6 इज इक्वल्स टू, पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे -4 चार्ज है, -4, दिस इज -6, सो x -6 इज इक्वल्स टू -4, x इज इक्वल्स टू -4 + 6 विच इज इक्वल्स टू +2। तो यानी कि वेनेडियम की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 2+2 में। तो वेनेडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 23 रहता है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d3-4s2। तो वेनेडियम की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो दिस इज दी 3d3-4s2, और वेनेडियम 2 पॉजिटिव की आपकी हुई 3d3। 3d3 के अकॉर्डिंग अब अगर ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, देखो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जहाँ भी गिवन है वहाँ T2G EG में स्प्लिटिंग करके आपको पहले सारे T2G के जो ऑर्बिटल्स है वो फुलफिल करने होंगे, फिर इलेक्ट्रॉन EG में जाएगा, मीन्स पहले नीचे वाले इलेक्ट्रॉन फिल होंगे आपके। फाइन, तो आप यहाँ पे B2 पॉजिटिव आपको 3d3 है, तो जब स्प्लिटिंग होगी इस केस में डी ऑर्बिटल्स की T2G और EG में, तो 3d3 है तो तीनों इलेक्ट्रॉन्स आपके नीचे T2G में ही रहेंगे, बिकॉज तीनों के पास अब एक इलेक्ट्रॉन है और एक्स्ट्रा है ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसमें जाना ही नीचे है। तो यहाँ पे आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 3। वेनेडियम में कितने होंगे, 3। नेक्स्ट आयरन का कॉम्प्लेक्स है, इस केस में आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 रहेगी, जस्ट लाइक द वेनेडियम, बिकॉज सेम कॉम्प्लेक्स गिवन है, 6 साइनाइड 4 नेगेटिव, 6 साइनाइड 4 नेगेटिव। जैसे वेनेडियम की +2 थी, यहाँ भी आयरन की क्या होगी, +2। अब आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, तो 26 होने की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 3d6-4s2। तो आयरन 2 पॉजिटिव हुआ 3d6। अब अगेन इट इज गिवन दैट इट इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, बिकॉज साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होने की वजह से यहाँ भी क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगी T2G के इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स में। तो सबसे पहले हम इसको सिंगल 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए, टोटल हमें 6 फिल करने हैं। EG में नहीं जाएंगे, क्यों, बिकॉज साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यहाँ स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिस वजह से पेयरिंग एनर्जी यहाँ कम हो गई और स्प्लिटिंग ज्यादा हो गई। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द EG ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स आपके T2G में ही रहेंगे और पेयरिंग करेंगे, बिकॉज स्प्लिटिंग इज वेरी हाई, तो आपका इलेक्ट्रॉन जो है आप EG में इजिली नहीं जा सकता। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हम पेयर कर देते हैं, बिकॉज कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो पेयरिंग होने की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक आपका मूवमेंट होगा वो 0 होगा, बिकॉज यहाँ पे 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। वेनेडियम में 3, आयरन में 0। नेक्स्ट हो गया रुथेनियम। रुथेनियम जो है आयरन के ग्रुप से लाई करता है, ग्रुप में बिलोंग करता है। अगर आपको रुथेनियम का नहीं भी पता, कॉन्फ़िगरेशन नहीं भी पता, तो भी कोई बात नहीं, आपको आयरन की पता है, तो हम उसी से जरा देख लेते हैं। सी रुथेनियम भी आपका जाएगा जस्ट लाइक जैसे आयरन है आपका, जैसे आयरन है 3d6-4s2, तो हम इसको दे देते हैं n-1, हमें नहीं पता कौन सा ऑर्बिटल है, बिकॉज एज वी डोंट नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सपोज तो n-1 d6ns2, ये हो गया। तो रुथेनियम, इसको मैं Ru लिख देती हूँ। अब क्योंकि अमोनिया आपका एक न्यूट्रल लिगेंड है, 3 पॉजिटिव होल चार्ज है, तो रुथेनियम क्या होगा, 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो 3 पॉजिटिव होने की वजह से रुथेनियम 3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन होगी n-1 d5। तो यानी कि यहाँ पे अब आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेते हैं रुथेनियम में। वन, 2, 3, 4 and 5, because we know that it is a low spin complex, तो EG में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, because again splitting is high।
तो यहाँ पे अब आपका कितने अनपेड हो गए, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया। फाइन, अब क्या बचा हमारे पास, क्रोमियम। क्रोमियम में देख लेते हैं जरा, क्रोमियम में भी यहाँ पे अमोनिया 6 है, ये भी आपका न्यूट्रल लिगेंड है और चार्ज 2 पॉजिटिव है, तो क्रोमियम की भी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या होगी, 2 पॉजिटिव। और क्रोमियम का भी नो दैट क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, कॉन्फिगरेशन इज 3d4 4s2, तो क्रोमियम 2 पॉजिटिव हो गया आपका 3d4। अब हम अगर इसको अगेन स्प्लिट करके इलेक्ट्रॉन स्पिन करें, अगर इट इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो इलेक्ट्रॉन ईजी में ना जाके T2G में ही रहेगा। पहले तीनों ही अनपेयर्ड, एक एक सिंगल सिंगल फेल होगा, फोर्थ वन पेयरिंग करेगा। तो यहाँ पे कितने आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2। तो सबसे ज्यादा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वेनेडियम में विच इज 3, देन क्रोमियम में 2, देन रुथेनियम में 1, देन आयरन में 0। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी आपकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया, वेनेडियम का विच इज 2 पॉजिटिव। वेनेडियम के बाद आपका देखते हैं 2, दिस इज द क्रोमियम 2 पॉजिटिव। क्रोमियम के बाद आपका आया रुथेनियम जिसमें एक ही है, जिस रुथेनियम 3 पॉजिटिव। लास्ट में बचा आपका आयरन। तो ये आपका ट्रेंड बना। मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ यहाँ पे कि हमारा ट्रेंड बना है। वो बना है सबसे पहले वेनेडियम का, देन क्रोमियम का, देन रुथेनियम 3 पॉजिटिव, देन आयरन 2 पॉजिटिव। तो ये आपका आंसर है। हम ये मैच कर लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में गिवन है अभी आंसर हमारा। तो ये ऑप्शन में तो पहले क्रोमियम है, गलत हो गया। बी में वेनेडियम, सी में वेनेडियम, डी में क्रोमियम भी गलत हो गया। बी और सी में से चूज करते हैं हम। बी में आपका वेनेडियम 2 पॉजिटिव, ठीक है, देन क्रोमियम, क्रोमियम, देन रुथेनियम, रुथेनियम, देन आयरन, आयरन। तो हमारा आंसर जो है बी ऑप्शन से मैच कर गया है। तो हियर द करेक्ट आंसर इज बी। सो बी इज द राइट आंसर। Next question is the degenerate orbitals of chromium hexa aqua complex are। आपको बताना है कि ये जो क्रोमियम का हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स है इसमें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं। तो आपको गिवन है, तो हम नॉर्मली देख लेते हैं कि क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है आपकी 3d4 4s2 कॉन्फिगर। इसके एटॉमिक नंबर इज 24। तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग होगी 3d3। तो 3d3 इज द कॉन्फिगरेशन फॉर क्रोमियम 3 पॉजिटिव। फाइन, तो आपको बताना है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं। तो जब भी क्रोमियम, बेसिकली क्रोमियम के जैसे ही नियर अबाउट आपका लिगेंड वाटर अप्रोच करेगा, तो रिपल्शंस की वजह से, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की वजह से इसके जो डी ऑर्बिटल्स हैं, बेसिकली 5d ऑर्बिटल्स हैं, उनकी डीजेनरेसी खत्म हो जाएगी और वो स्प्लिट कर जाएंगे T2G एंड EG ऑर्बिटल में। और T2G और EG ऑर्बिटल में जो नीचे आपके 3 जाते हैं वो जाते हैं DXY, DYZ एंड DZX। ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं D के, और ऊपर जाते हैं DX² - Y² एंड DZ²। तो यानी कि T2G में आपके आते हैं DXY, DYZ, DZX, और EG में आते हैं DX² - Y² और DZ²। तो अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं करने, हमें बस ये बताना है कि कौन सा ऑर्बिटल यहाँ पे आपका डीजेनरेट है। डीजेनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी। सेम एनर्जी मीन्स सेम लेवल पे है। फाइन, तो अब देखें तो हमारे पास ये डी के हैं और ये EG के X² - Y² और Z²। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है DZ² एंड DXZ, बिल्कुल रॉन्ग है। Z² ऊपर है, XZ नीचे है। देन बी है DXZ, इसको आप XZ भी लिख सकते हैं, XY YZ एंड XZ लिख दें या ZX लिख दें। देन DXZ एंड DYZ। तो DXZ एंड DYZ, यस, ये जो ऑर्बिटल्स हैं आपके ये दोनों सेम लेवल पे हैं। सी में देखें DX² - Y² एंड XY, अब दोनों अलग लेवल्स में हो गए। DYZ एंड DZ², अगेन वो दोनों अलग लेवल में हो गए। तो सेम लेवल में कौन सा हुआ, XZ एंड YZ, यहाँ गिवन है XZ एंड YZ। तो यानी कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा यहाँ पे बी जाएगा। सो डीजेनरेट ऑर्बिटल हुआ इस कॉम्प्लेक्स में, दैट इज द DXZ एंड DYZ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स नॉट कोऑर्डिनेटेड टू कॉपर आयन डायरेक्टली इन कॉपर सल्फेट और 5H2O। आपको कॉपर सल्फेट और 5H2O गिवन है, क्रिस्टल गिवन है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है। आपको बताना है कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है आपके कॉपर आयन से डायरेक्टली कोऑर्डिनेटेड नहीं है, वो आपको बताना है कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स कॉपर से डायरेक्टली ना होके इनडायरेक्टली ज्वाइन।
तो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 जिस तरीके से आपको दिख रहा है एक्चुअल में ऐसा नहीं है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इस कंपाउंड के अंदर कॉपर जो है डायरेक्टली 4 वाटर मॉलिक्यूल से अटैच्ड है। तो स्ट्रक्चर इस तरीके से, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे, इस तरीके से अटैच्ड है ये। देन जो फिफ्थ वाटर मॉलिक्यूल है वो डायरेक्टली अटैच ना होके हाइड्रोजन बॉन्डेड है इनडायरेक्टली कॉपर के मॉलिक्यूल से, इस तरीके से। एंड जो सल्फेट ग्रुप है वो इस तरीके से आपको अटैच्ड है, ये भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। फाइन, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है Cu H2O 4 डॉट, हम लिखते हैं SO4 डॉट H2O। ये इस तरीके से लिखा जाता है कंपाउंड जो कॉपर सल्फेट का है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। फाइन, तो आपको ये बताना है कि कौन सा कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कॉपर से आपके इनडायरेक्टली बॉन्डेड है। तो इनडायरेक्टली आपका एक ही वाटर मॉलिक्यूल है जो कि ये है, जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है इन रेस्ट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल से जो कॉपर से डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल है तो आंसर होगा 1। तो A is 2, B is 3, C is 1। तो C आपका करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि एक ही वाटर मॉलिक्यूल है जो कॉपर सल्फेट से डायरेक्टली बॉन्डेड ना होकर इनडायरेक्टली बॉन्डेड है। तो आंसर इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉम्प्लेक्स दैट हैज हाईएस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज, आपको बताना है इन चारों कॉम्प्लेक्स में से किसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है। सो हम पहले चेक कर लेते हैं ऑप्शन में हमारे कंपाउंड के गिवन है। कोबाल्ट का कंपाउंड गिवन है जो ऑक्टाहेड्रल है, B भी ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, 6 कोऑर्डिनेशन स्क्वायर, C भी 6 कोऑर्डिनेशन स्क्वायर वाला है, D 4 कोऑर्डिनेशन स्क्वायर वाला है। तो टेट्राहेड्रल कंपाउंड हो गया। फाइन, बिकॉज इसके साथ क्लोरीन जो है, जो क्लोराइड है वो आपका वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये टेट्राहेड्रल होगा। तो टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग हमेशा ऑक्टाहेड्रल से कम रहती है बिकॉज टेट्राहेड्रल की जो स्प्लिटिंग है डेल T दैट इज इक्वल्स टू 4/9 डेल ऑक्टाहेड्रल। फाइन, तो यानी कि इस कंपाउंड की स्प्लिटिंग सबसे कम हो गई। अब कंपेयर करना है हम इन तीनों ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स को या फिर 6 कोऑर्डिनेशन स्क्वायर वाले कंपाउंड्स को। तो अगर हम फर्स्ट A, तीनों ही कोबाल्ट हैं, बेसिकली चारों ही कोबाल्ट हैं। तो फर्स्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो लिगेंड है वो अमोनिया एंड क्लोरीन है, क्लोराइड है। नेक्स्ट में अमोनिया एंड वाटर, एक्वा। थर्ड इज साइनाइड। तो यानी कि स्प्लिटिंग जो है आप CFSE में जो D ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग है वो बेसिकली जो डिसाइड करते हैं वो लिगेंड की स्ट्रेंथ डिसाइड करती है कि जितना ज्यादा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, जितनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा आपकी D ऑर्बिटल्स के बीच में स्प्लिटिंग होगी। तो अगर हम इन चारों 1, 2, 3 एंड 4 इन चारों लिगेंड्स की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात करें, तो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग इन चारों में से साइनाइड है जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। फाइन, ना तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैटेगरी में आता है, ना ही क्लोराइड आता है, ना ही वाटर आता है, बट साइनाइड जो है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैटेगरी में आता है। यानी कि वो कोबाल्ट का कंपाउंड जिसके पास साइनाइड ही लिगेंड्स हैं, वहां पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या D ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगी। तो यानी कि अब ABC में से अगर हमें चूज करना पड़े कि कौन सा द कंपाउंड, द कॉम्प्लेक्स व्हिच हैज हाईएस्ट CFS स्प्लिटिंग energy, highest CFSE, that will be the C because here cobalt is forming complex with the cyanide as a ligand. So correct answer इसका हो गया C. So इस क्वेश्चन में आंसर आपका जाएगा C. Next question is the coordination number of thorium in this complex which is given is what? आपको बताना है इस complex में thorium का coordination number क्या होगा, means कितने यहाँ पे binding sites हैं, कितनी sites से आपका जो ligand है thorium को, कितने नंबर ऑफ बेसिकली बाइंडिंग साइट से जो आपका लिगेंड है वो थोरियम को बाइंड कर रहा है। भाई हमें नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स बताने हैं, वही आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो C2 ऑफर आपका ऑक्सिलेटिव है जो कि एक बाइडेंटेड लिगेंड है जो एक मॉलिक्यूल ऑक्सिलेटिव का 2 बाइंडिंग साइट्स बनाता है या 2 तरफ से इसको बाइंड करता है मिडल एंड को। फाइन, तो यहाँ पे ऑक्सिलेटिव 4 है तो यानी कि 4 × 2 8 बाइंडिंग साइट्स तो आपकी ऑक्सिलेटिव ने कर दी थोरियम के साथ। देन OH2 मीन्स ये वाटर गिवन है आपको, एक्वा 2, तो यानी कि 2 अब आपके वाटर बाइंड करेंगे थोरियम के साथ। तो बाइंडिंग साइट्स टोटल ये 10 जगह होगी यहाँ पे +2, 10 ऐसी मतलब 10 जगहों से थोरियम से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कोऑर्डिनेट हो रहे हैं लिगेंड्स 10 साइट से। फाइन, तो यानी कि हमें पूछा गया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, जितनी साइट्स होंगी बाइंडिंग उतने कोऑर्डिनेशन नंबर होगा।
तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना हो गया 10, बिकॉज 10 साइड से हमारा थोरियम जो है कॉम्प्लेक्स बना रहा है। किस तरीके से ऑक्सीलेटो जो है एक बाइडेंटेड लिगेंड है, ये एक मॉलिक्यूल दो जगह बाइंड करता है मेटल लाइन पे। आपको 4 गिवन है तो 8 हो गया, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स गिवन है तो 8 + 2 10। तो हमारा आंसर देख लेते हैं, A14, B10, C8, D6। तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा B, विच इज 10। सो B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the metal d orbitals that are directly facing the ligands in this compound। आपको कोबाल्ट का हेक्सासाइनो कंपाउंड गिवन है, आपको बताना है कि मेटल d ऑर्बिटल्स ऐसे कौन से मेटल के d ऑर्बिटल्स हैं जो डायरेक्टली लिगेंड्स को फेस करेंगे। तो हम देख लेते हैं अब इसको एक बार। कोबाल्ट यहाँ पे 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, बिकॉज -6 एंड K3 +3, तो यहाँ पे कोबाल्ट आपका हो गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। फाइन, या फिर इसे सिंपल सॉल्व कर सकते हैं कि आपका जो कोऑर्डिनेशन के अंदर जो कोबाल्ट है, बेसिकली हमें जो है इसको न्यूट्रल बनाना है। हम एक इस तरीके से भी देख सकते हैं कि साइनाइड आपका एक -1 अगर चार्ज है इसके ऊपर, 6 यहाँ पे है तो टोटल -6 हो गई। पोटेशियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो +1 रहता है, इससे ज्यादा हो नहीं सकता, तो 3 है तो +3 हो गया। अब इसको न्यूट्रल करने के लिए आपको टोटल -3 दे रहा है, तो न्यूट्रल करने के लिए +3 चार्ज चाहिए, तो इट मींस कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा यहाँ पे क्या होगा, +3 होगा। तो कोबाल्ट यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो कोबाल्ट अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो कोबाल्ट की जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 27, कॉन्फिगरेशन होगा 3d7 4s2। तो आपका CO3 पॉजिटिव हुआ 3d6। अब ये जो कंपाउंड है साइनाइड के साथ है, कॉम्प्लेक्स जो है साइनाइड के साथ है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पे आपकी पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि यहाँ स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, तो स्प्लिटिंग ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पेयर कर जाएंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द ईजी ऑर्बिटल्स। फाइन, तो यानी कि अच्छा, अब हमें यही बताना है कि ऐसे कौन से डी ऑर्बिटल्स है जो आपके डायरेक्टली लिगेंड्स को फेस करेंगे। देख लेते हैं। अब डी ऑर्बिटल्स, इसके जो डी जनरेट है वो स्प्लिट हो गए, T2G एंड EG में 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं, हमें पेयरिंग करानी है, EG में कोई जाएगा नहीं। अब T2G में कौन से डी ऑर्बिटल्स आते हैं, DXY, DYZ एंड DZX। EG में होते हैं DX² - Y², ये XZ होगा, DXZ एंड DZ²। फाइन, तो हमें ये बताना है कौन से डी ऑर्बिटल जो है लिगेंड को डायरेक्टली फेस करेंगे। तो इट मींस अगर हम एक चीज देखें, जो हमारा T2G है वो तो फुल फिल्ड है, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि अब ये तीनों ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बिकॉज ये तीनों फुलफिल हो गए। वैकेंट ऑर्बिटल्स कौन से हैं, ऊपर EG वाले जो DX² - Y² और DZ² बना रहे हैं। तो जो ऑर्बिटल्स आपके वैकेंट होंगे, उन्हीं वैकेंट ऑर्बिटल्स में लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज जो है उसके अंदर कोऑर्डिनेट करेगा, या फिर उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, या फिर उसे ट्रांसफर करेगा या देगा। फाइन, तो यानी कि आपको सबसे पहले ऑर्बिटल्स का वैकेंट होना जरूरी है। तो आपका जो T2G है वो फुलफिल्ड है, वैकेंट है आपका EG। तो अगर EG वैकेंट है तो यही लिगेंड्स को डायरेक्टली फेस करेगा। तो यानी कि अब जो ऑर्बिटल्स हैं जो लिगेंड को डायरेक्टली फेस करेंगे, दैट विल बी दी DX² - Y² एंड DZ²। तो आंसर यही होगा आपका। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। फर्स्ट गलत है, बिकॉज XZ, YZ, DZ², B X² - Y² एंड DZ², यही हमारा आंसर है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया B। तो इस क्वेश्चन का द राइट आंसर इज B। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल होमोइलेक्ट्रिक manganese 2 complex is 5.9 bm. The suitable ligand for this complex is what? तो आपको ये बताना है बेसिकली कि ये जो कॉम्प्लेक्स है मैंगनीज का, जिसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन 2 है, उस कॉम्प्लेक्स में इसका मैग्नेटिक मोमेंट 5.9 bm है, बोहर्स मैग्नेटॉन है। तो सुटेबल लिगेंड बताओ कि कौन सा होगा, किसकी वजह से यहाँ पे बोहर मैग्नेटॉन या फिर मैग्नेटिक मोमेंट 5.9 आया है। तो हम जब भी मैग्नेटिक मोमेंट को देखेंगे तो वहां से आइडिया लेंगे कि वहां पे कितने नंबर 1 पेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो आइडिया मिलेगा हमें इस पॉइंट से पहले वाले नंबर से। पॉइंट से पहले आपको नंबर देखना है कितना है, 5 गिवन है, इट मींस यहाँ पे 5 1 पेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मैंगनीज की अगर 5 1 पेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो इस तरीके से जाएंगे 2 3 4 5। कॉन्फिगरेशन होगी यहाँ पे 3d5, बिकॉज ये मैंगनीज 2 पॉजिटिव है। अगर ये सिंपल मैंगनीज होता तो ये होता 3d5 4s2, बिकॉज ये मैंगनीज 2 का कंपाउंड है, तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स निकल गई तो बना मैंगनीज 2 पॉजिटिव, 3d5 जाएगा। और यहाँ पे आपकी पेयरिंग नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स T2G के बाद सिंगल फील्ड होने के बाद ये EG में जा रहा है, यानी कि यहाँ पे स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं है। स्प्लिटिंग अगर ज्यादा नहीं है तो यहाँ पे जो लिगेंड है वो होगा वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो अब हमें क्या करना है, चारों में से जज करना है विच विल बी दी वीक फील्ड लिगेंड। तो आपका साइनाइड तो नो डाउट इट्स अ
strong field ligand. Then D option, CO, again it is the strong field ligand. इथाइलिन डायमीन एंड NCS नेगेटिव से अगर हमें चूज करना पड़े तो डायमीन में N का जो लोन पेयर है वो कोऑर्डिनेट होएगा, यहाँ पे सल्फर कोऑर्डिनेट होगा। तो अगर हमें नाइट्रोजन और सल्फर में से चूज करना पड़े स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर तो हम नाइट्रोजन को चूज करेंगे। फाइन, देन इट मींस अब हमें नाइट्रोजन चूज कर लिया स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में, तो कौन सा बचा? C, NCS नेगेटिव। तो आपका जो आंसर जाएगा यहाँ पे C जाएगा, विच इज द NCS नेगेटिव। ये आपका एक वीक फील्ड लिगेंड है चारों के कंपैरिजन में, और वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से यहाँ पे स्प्लिटिंग कम होगी, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी, अनपेयर्ड रहेंगे। इन्हीं अनपेयर्ड 5 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट जो है आपका 5.9 BM ओवर मैग्नेटॉन आएगा। तो हियर द करेक्ट आंसर इज C। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड जो जेईई मेन से पूछे जाते हैं, जो बेसिकली है तो एनसीईआरटी बेस्ड ही, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा। इसमें आएगा तो कुछ एक हो सकता है, एक दो लेवल अप हो जाए, बट बेसिकली जो मेंस पेपर है वो 90% स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। तो ये जो क्वेश्चंस है ज्यादा मुश्किल नहीं थे, आपको कॉन्फिगरेशन पता होनी चाहिए, स्प्लिटिंग पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए T2G EG में कौन कौन से ऑर्बिटल्स लाई करते हैं, ठीक है। Fine, you can easily solve the questions. This is the part 1 for the coordination chemistry important questions. अब इसके और कुछ important questions है जो last 10 years में आए हैं, वो मैं next part में आपको solve करके दिखाऊंगी और वीडियो अपलोड करूंगी। So तब तक प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। घर पे ही रहिए और सेफ रहिए। Stay home, stay safe. Thank you so much.